हेलो फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज मैं लेके आई हूँ जो हमारा पेपर थर्ड है, अधिगम तथा शिक्षण, उसकी यूनिट थर्ड। इंग्लिश में हम इस पेपर को बोलते हैं लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये जो है हमारी यूनिट थर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए यूनिट थर्ड है जो उसका टॉपिक की टाइटल ही क्या है, अधिगम है। तो ये यूनिट हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन आई होप कि काफ़ी कुछ एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं इसकी एक यूनिट और रहती है, वो भी मैं 1 या 2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी वो यूनिट भी। तो आई होप आपको हमारा जो करवाया हुआ है वो पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी सब्जेक्ट्स की सभी वीडियोज़ मिलती रहें। देखिए, हम ये सिलेबस हमारा नेक्स्ट वीक में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आई थिंक हमारे पास 4-5 दिन होंगे रिवीजन के लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, डेली जो मैं डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधिगम का अर्थ है। तो देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीखना है। तो सीखना एक विस्तृत प्रक्रिया है। देखिए, विस्तृत प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। ये नहीं है कि हमने कुछ ही सालों में या कुछ ही घंटों में जो सीख लिया बस वही सीखना हमारा ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, जीवन, पूरी जीवन चलता रहता है। हम बूढ़े होने के बाद भी कुछ सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम जब स्कूल जाते हैं तभी कुछ सीखते हैं, नहीं। तो हम पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, इसलिए क्या है, एक विस्तृत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधिगम होता है। तो अधिगम कैसा होता है, अधिगम हमारा जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है हमारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अधिगम होता है। तो देखिए, अधिगम 2 प्रकार का होता है, औपचारिक अधिगम तथा अनौपचारिक अधिगम। अब देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो औपचारिक अधिगम होता है हमारा, उसके लिए प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर प्लेस होता है। जैसे कि हम स्कूल में जो सीखते हैं, क्लास में सीखते हैं, तो उसमें हमारे स्कूल की टाइमिंग फिक्स होती है। तो वो हमारा सीखना कैसा होता है, वो हमारा सीखना औपचारिक होता है। लेकिन हम घर पर जो भी सीखते हैं तो वो अनौपचारिक तरीके से सीखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि आपको इतने समय में ही ये सीखना है या यहीं पे सीखना है। हो सकता है हम घर से बाहर पड़ोस से कुछ सीख सकते हैं, या फिर घर के में कुछ सीख सकते हैं। किसी भी टाइम जो सीख सकते हैं वो हमारा अनौपचारिक होता है, जो फिक्स नहीं होता है कि हमें यहाँ सीखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जो अधिगम बालक शारीरिक क्रियाएं करके सीखता है तो उसे गामक अधिगम कहते हैं। जो बच्चा जब मूवमेंट करता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या होती है, जो वो शारीरिक क्रिया करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करके जो भी सीखता है वो होता है गामक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक गामक अधिगम करता है। तो देखिए, बालक जब अपनी ज्ञानेंद्रिय का यूज़ कब करता है, पियाजे के सिद्धांत में भी हमने पढ़ा है, वो अपने शैशवावस्था में करता है। 0 से 5 साल की आयु तक करता है अपनी ज्ञानेंद्रिय का यूज़। तो ये हमारा होता है गामक अधिगम। तो ये शैशवावस्था में करता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो अधिगम बालक सूझबूझ द्वारा करता है उसे क्या बोलते हैं। तो ये होता है हमारा प्रतिबोधात्मक अधिगम। देखिए, सूझबूझ से मुझे याद आया कि हमारा जो सूझबूझ का सिद्धांत है, या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, वो किसने दिया, तो वो हमारा कोहलर ने दिया है। तो जब बच्चा सूझबूझ से सीखता है, कि जब वो सोच समझ कर कोई कुछ कार्य करता है या कुछ कोई अधिगम सीखता है, तो उसे प्रतिबोधात्मक अधिगम कहते हैं। देखिए, बोध का मीन्स भी सूझबूझ या समझना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब बालक अपने परिकल्पनाओं व विचारों का प्रयोग करके सीखता है तो उसे कहते हैं संकल्पनात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास होता है कि बालक का हर तरह से विकास हो, मेंटली भी, सोशली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। तो हर तरह से जब बालक का विकास होगा तो वो सर्वांगीण विकास होगा। तो हमारी जो शिक्षा होती है उसका क्या उद्देश्य होता है, कि हम हर तरीके से क्या हो, हमारा विकास हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम जब दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, ये कैसे है कि जैसे मान लीजिए आपको स्कूटी चलानी सीखनी है, तो आपको पहले साइकिल चलाना आता है। तो जब आप स्कूटी चलाना सीखेंगे तो आप इजीली उसे सीख सकते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसे साइकिल चलानी नहीं आती, उसको स्कूटी चलाना सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा,
क्योंकि उसको पहले से नहीं आता। तो ऐसा क्या हुआ कि पहली परिस्थिति में जो हमने अधिगम किया था, जो सीखा था, वो हमारी दूसरी परिस्थिति में क्या हो रहा है, वो सहायक हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिक्रम स्थानांतरण। तो वो वहाँ सीखा गया हमारा पॉजिटिव वे में आगे काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम दूसरी परिस्थिति में बाधक हो तो क्या होगा। अगर उस प्रकार हमारी दूसरी परिस्थिति में जो पहले सीखा गया नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो हमारा हो जाएगा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाह्य। जब हम अंदर से जो हमारी अभिप्रेरणा जागृत होती है उसे आंतरिक बोलते हैं, और बाहर से जो हमें मोटिवेशन मिलती है उसे बाह्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने में महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए सीखने में दंड और पुरस्कार जो हो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों में तो क्या होता है, वो इस चीज़ को कम मानते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में दंड व पुरस्कार का बहुत ज़्यादा महत्व है। मान ली कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम अगर उसको कोई पुरस्कार दे देते हैं तो वो खुश हो जाता है और उस कार्य को दूसरी बार भी करने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर वो कोई कार्य कर रहा है और हम उसे क्या कर देते हैं, डांट देते हैं या दंड दे देते हैं, तो वो उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। तो सीखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, IQ। देखिए हमने कई बार सुना है कि IQ लेवल इतना होता है, हमने मेनली हम पर्सनैलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन IQ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ई लर्निंग की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आजकल ई लर्निंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है। क्वेश्चन नंबर 16 है, CBT। तो CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निर्मितिवाद आधारित है। तो ये अवलोकन व वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। निर्मितिवाद क्या होता है, जो हम नए नए व्यूज़ या नए नई कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उसको सीखने के लिए पहले हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर अगर वो हमारे तर्कों पर खरी उतरती है तो क्या हो जाएगा, हम नया ज्ञान जो है वो ग्रहण कर लेंगे। तो ये निर्मितिवाद होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्मितिवाद में ब्रिज है। तो निर्मितिवाद में ब्रिज देखिए क्या है, ब्रिज एक पुल होता है, आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में। तो निर्मितिवाद में ब्रिज का काम क्या करता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान। इसमें क्या होता है कि जो हमने पुराना सीखा है उसी के आधार पर जब हम नए ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, वो एक ब्रिज का काम करता है सीखने में। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चा आत्म प्रेरणा द्वारा सीखता है। तो बच्चा आत्म प्रेरणा द्वारा कब सीखता है, आत्म प्रेरणा मतलब इंटरनली जब वो मोटिवेट होता है, अंदर से वो जब सीखना खुद चाहता है तो क्या होता है, वो एकांत शैली में। जब बच्चा अकेला रहेगा वो अंदर से मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे करना है, खुद वो चीज़ों के बारे में सोचेगा, तो क्या हो जाता है, आत्म प्रेरणा से सीखता है एकांत शैली में। इसके बाद है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली प्रस्तुत की। तो ये फ्लैंडर ने की थी 1959 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लैंडर ने कक्ष में होने वाले शाब्दिक व्यवहारों को वर्गीकृत किया। तो देखिए क्लास में जो भी बच्चा बोलकर ये अपना व्यवहार व्यक्त कर रहा था उसने उसको ऐसे व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित कर लिया, जैसे पॉइंट्स के हिसाब से कि ये बच्चा ऐसे बोल रहा था, इसको कितने पॉइंट मिलेंगे, और लास्ट में क्या करता था, वो उसकी कैलकुलेशन करता था कि किस बच्चे का व्यवहार कैसा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एनकोडिंग क्या होती है। तो देखिए कक्षा में घटित शाब्दिक व्यवहारों का निरीक्षक द्वारा अंकन। जब कोई ऑब्जर्वर होता है और वो कक्षा में जो भी व्यवहार हो रहे हैं शाब्दिक, जो भी वो बोलकर प्रकट कर रहे हैं बच्चे, तो जब उनका वो क्या करता है, उनको मार्क्स देता है, तो वो होती है एनकोडिंग। और डिकोडिंग क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा डिकोडिंग का, अध्यापक के व्यवहार संबंधी एकत्रित आंकड़ों को व्यवस्थित कर परिणामों का विश्लेषण। जब टीचर एनकोडिंग कर लेता है तो लास्ट में क्या करता है, जब सभी तरह के व्यवहार वो पता लग जाता है उसको कि कौन बच्चा कैसा है, तो उन सभी का जब वो रिजल्ट का क्या करता है, विश्लेषण करता है, तो तब उसे एनकोडिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अध्यापकों के कक्षीय व्यवहार के निरीक्षण की विधि है। तो देखिए ये क्या है, ये प्रणाली जो एक ऑब्जर्वर होता है वो अध्यापकों का भी ऐसा निरीक्षण करता है जो हमने पीछे किया है,
तो ये फ्लेंडर प्रणाली थी। एनकोडिंग डिकोडिंग, ऑब्जर्वर क्या करता है, अध्यापक के व्यवहार का भी इस तरह से निरीक्षण कर सकता है कि अध्यापक जो है कक्षा में कैसा व्यवहार कर रहा है। वो एक जगह बैठकर अध्यापक के व्यवहार का भी निरीक्षण कर सकता है इस विधि द्वारा, और इस विधि द्वारा छात्रों का भी व्यवहार निरीक्षण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारी आईसीटी की फुल फॉर्म होती है। ये हमारी बीएड फर्स्ट ईयर में क्या थी, एक प्रैक्टिकल भी थी। तो ये हमारी यूनिट 3 हो चुकी है आज, और इसकी हमारी सिर्फ यूनिट 4 रहती है, वो भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपको सभी हमारी वीडियोस मिलती रहेगी और आपकी जो बीएड की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू।